हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का हमारे सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं द कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई। दोस्तों, 1000 लोग देखते हैं और कमेंट करते हैं सिर्फ 4 लोग। ऐसा मत करो भाई। अगर कहानी अच्छी लगती है तो कमेंट कर दिया करो और लाइक भी कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 16। दिल्ली के द रॉयल पैलेस ऑक्शन हाउस में जो धमाका हुआ था, उसकी गूंज महल उस हॉल तक सीमित नहीं थी। वो गूंज 7 समंदर पार दुनिया के सबसे सुरक्षित बर्फीले शहर जिनेवा के अंडरग्राउंड सीक्रेट बंकर में भयंकर तबाही मचा रही थी। अपेक्स लाइफ साइंसेज का मार्केट ग्राफ सीधे लाल रंग की लाइन के नीचे गिर चुका था। 80% गिरावट। कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी थी। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स ने केस दर्ज कर दिए थे। तभी अभिनव ने उनकी तरफ देखकर कहा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा घमंड, सब कुछ मैंने आज इस ऑक्शन हाउस के स्टेज पर राख कर दिया है। तुम अब दुनिया की नजर में एक फार्मा माफिया और एक कातिल हो। और जब कल सुबह सीबीआई और इंटरपोल तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे तो तुम्हारे पास लड़ने के लिए एक फूटी कौड़ी नहीं होगी। पूजा सहगल के घुटने टूट गए। उधम से जमीन पर अभिनव के जूतों के पास गिर पड़ी। वो औरत जिसने कभी किसी के आगे सिर नहीं झुकाया था, वो आज पूरी दुनिया के मीडिया और अरबपतियों के सामने एक लाचार कीड़े की तरह जमीन पर पड़ी रो रही थी। पूजा ने फूट फूट कर रोकर कहा, मुझे मुझे बख्श दो। मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हारी सारी शर्तें मान लूंगी। प्लीज मेरा एम्पायर मुझे वापस दे दो। लेकिन अभिनव ने कोई रहम नहीं दिखाया। उसने नीचे झुककर पूजा के बालों को नहीं पकड़ा, बल्कि उसके कान के पास बहुत ही नजदीक जाकर एक आखिरी और सबसे खौफनाक चाल चली। अभिनव ने फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ पूजा, लेकिन एक शर्त पर। तभी आगे से पूजा ने अपनी लाख आंखें उठाई और उम्मीद भरी नजरों से अभिनव की तरफ देखकर हकला कर पूछा, क्या क्या शर्त है? तभी आगे से अभिनव ने अपनी शर्त बताकर कहा, मुझे वो नकाब पोश चाहिए। मुझे T1 चाहिए। मुझे वो इंसान चाहिए जिसने मेरी माँ पर गोली चलाई थी, जिसने धोखे से मेरे पापा को घेर कर मारा था। अगर तुमने उसे दिल्ली नहीं बुलाया, अगर तुमने उसे मेरे सामने लाकर नहीं खड़ा किया, तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ कर इस पूरे शहर के अंदर नुमाइश करूंगा। उसे कॉल करो पूजा। उसे कहो कि तुम मौत के मुंह में हो और सिर्फ वही तुम्हें बचा सकता है। अभिनव के इन शब्दों में अब साक्षात यमराज की गूंज थी। उसकी यह बात सुनकर पूजा सहगल का खून जम गया। पूजा ने रोकर कहा, वो वो नहीं आएगा। वो जिना में वो बहुत खतरनाक है अभिनव। वो मुझे भी मार देगा। तभी आगे से अभिनव ने सीधे खड़े होकर कहा, वो आएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट संजीवनी अब मार्केट में है। वो फॉर्मूले के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसे कॉल करो पूजा, वरना तुम्हारा कल का सूरज नहीं निकलेगा। ये है कहकर अभिनव पीछे मुड़ गया। तभी हॉल में बैठे लोगों ने अभिनव को फिर से तालियों के साथ विदा किया। अभिनव वापस अपने टेबल पर आया और उसने अनन्या का हाथ पकड़कर कहा, चलो अनन्या, चलिए माँ जी, हमारा काम यही खत्म हो गया है। इसके बाद अभिनव, अनन्या और आंचल कपूर उस हॉल के एक शाही अंदाज में बाहर निकले। उनके पीछे पीछे मीडिया के कैमरे भाग रहे थे। लेकिन हॉल के बीचों बीच जमीन पर गिरी हुई पूजा सहगल पागलों की तरह अपने बाल नोच रही थी। उसकी दुनिया तबाह हो चुकी थी। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचा था। एक ऐसा रास्ता जो उसे और भी भयंकर मौत की तरफ लेकर जाने वाला था। कांपते हुए हाथों से पूजा ने अपना एनक्रिप्टेड फोन निकाला। उसने वो नंबर डायल किया। जैसे ही उधर से किसी ने फोन पर पूजा से उससे कहा, T1, मैं बर्बाद हो गई। उसने सब कुछ छीन लिया। लायन ने संजीवनी लॉन्च कर दी। मुझे बचा लो। तुम्हें दिल्ली आना होगा। अगर तुम नहीं आए तो वो मुझे मार देगा। ये कहते हुए पूजा फोन पर टूट टूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ जेनेवा के उस सीक्रेट बंकर में बैठे उस नकाबपोश मास्टरमाइंड ने जब ये बात सुनी, तो उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई कांच की मेज को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वो चकनाचूर हो गई। उस नकाबपोश ने अपनी भारी और रोबोटिक आवाज में दहाड़ कर कहा, कौन है ये लायन? दिल्ली का वो आसमां अब पूरी तरह से लाल हो चुका था। ऑक्शन हाउस का वो ड्रामा तो सिर्फ एक झांकी थी। असली खूनी महासंग्राम, असली अंडरवर्ल्ड वॉर अब शुरू होने वाली थी।
लायन ने तो उस चूहे को उसकी मान से बाहर खींच लिया था और अब T1 दिल्ली की जमीन पर कदम रखेगा तो खून की वो नदियां बहेंगी जो इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए दर्ज हो जाएंगी। फोन के स्पीकर पर पूजा सहगल की रोती, चीखती और गिड़गिड़ाती हुई आवाज गूंज रही थी। पूजा की आवाज में मौत का वो खौफ था जो उसने आज तक सिर्फ दूसरों की आंखों में देखा था। उसने आगे से रोकर कहा, T1 वो कोई और नहीं, वो विराज गुप्ता का बेटा है, अभिनव। वो जिंदा है T1। उसने प्रोजेक्ट संजीवनी की 300 डोज दुनिया के सामने मुफ्त में बांट दी है। मेरे सारे इन्वेस्टर्स भाग गए, मेरी कंपनी की मार्केट वैल्यू जीरो हो गई और सबसे खौफनाक बात, उसने तुम्हारा नकाब पहनकर मेरे 12 आदमियों को काट डाला। उसने कहा कि अगर तुम दिल्ली नहीं आए तो वो मेरी खाल उधेड़ कर नुमाइश करेगा। उसकी ये बात सुनकर बंकर में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। T1 ने काले रंग का एक भारी लेदर का कोट पहना था। उसका चेहरे अंधेरे में था और लेकिन उसकी भारी सांसें किसी भूखे भेड़िए की तरह चल रही थी। 10 साल 10 साल पहले उसने निहारिका गुप्ता और विराज गुप्ता के सीने में गोलियां उतारी थी। उसे लगा था कि उसने संजीवनी को हमेशा के लिए दफना दिया है। उसे लगा था कि विराज गुप्ता का वो 15 साल का बच्चा उसी हवेली की आग में जलकर खाक हो गया होगा। लेकिन आज आज वो राख का ढेर एक ऐसा लायन बनकर वापस आया था जिसने उसके खरबों डॉलर के एम्पायर को एक ही रात में मिट्टी में मिला दिया। T1 की रोबोटिक और भारी आवाज में एक ऐसा जहर था जो हवा को दूषित कर दे। उसने क्रूरता से कहा, अभिनव गुप्ता, तो वो पिल्ला अब शेर बन गया। उसने मेरे वजीर को मोहरा बनाकर मुझे चुनौती दी। वो पूजा भी फोन पर हाँफ रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, T1 मुझे बचा लो प्लीज, वो मुझे मार देगा। तुम दिल्ली आ जाओ, हमें उस फॉर्मूले को वापस पाना होगा। अगर संजीवनी का मास प्रोडक्शन शुरू हो गया तो हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उसकी यह बात सुनकर T1 ने अपना भारी फौलादी हाथ उठाया और उस कांच की मेज पर इतनी जोर से मुक्का मारा कि मेज के हजारों टुकड़े हो गए। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने उसे कमजोर समझने की गलती की पूजा, लेकिन अब खेल खत्म। ये कहते हुए T1 की आंखें अंधेरे में लाल अंगारे की तरह चमक उठी। उसने गुस्से में अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, उसने मुझे दिल्ली बुलाया है ना, तो मैं आऊंगा। 10 साल पहले मैंने उस लड़के को जिंदा छोड़कर जो गलती की थी, अब मैं उस गलती को सुधारूंगा। मैं सिर्फ उस लायन को नहीं मारूंगा, मैं उस पूरे कपूर खानदान, उसके उन 3 सेनापति मुकेश, फरहान और चांद और उस सीक्रेट लैब को जिंदा जला दूंगा। ये कहते हुए T1 ने अपने बंकर का इंटरकॉम दबाया। उसने अपने जनरल्स को हुक्म देकर कहा, मेरे ब्लैक ऑप्स कमांडोज को तैयार करो, मेरा नकाब निकालो। आज रात हम दिल्ली के लिए उड़ान भरेंगे। लायन ने मौत की दावत दी है और अब मौत साक्षात उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। इसके बाद फोन कट गया। जेनेवा के उस बर्फीले बंकर से एक ऐसी मौत की आंधी उठने वाली थी जो दिल्ली की जमीन को खून से लाल करने वाली थी। लेकिन T1 को यह नहीं पता था कि दिल्ली में बैठा वो लायन अब अकेला नहीं था। उसे अब एक परिवार, एक प्यार और एक पूरी फौज का साथ मिल गया था। इसी समय उधर दिल्ली की सड़कों पर लाल रंग की पोर्श गाड़ी अब बहुत धीमी और शांत रफ्तार से कपूर मैंशन की तरफ लौट रही थी। गाड़ी के अंदर का माहौल ऑक्शन हाउस की इस भयंकर चकाचौंध और तबाही के बिल्कुल उलट था। यहाँ एक असीम सुकून और एक अजीब सी जीत की खामोशी थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिनव के चेहरे पर वो लायन वाला खौफनाक नकाब अब उतर चुका था। उसकी आंखों में अब मौत का सन्नाटा नहीं, बल्कि अपनी माँ का सपना पूरा करने का वो गहरा सुकून था जो एक बेटे को 10 सालों के इंतजार के बाद मिलता है। बगल वाली सीट पर अनन्या बैठी थी। उसने अभिनव का बायां हाथ अपने दोनों हाथों में बहुत ही मजबूती और प्यार से पकड़ा रहा था। उसका सिर अभिनव के कंधे पर टिका हुआ था। आज उसने जो अपने पति का रुतबा देखा था, पूरी दुनिया के अरबपतियों को उसके सामने झुकते देखा था। उसके बाद अनन्या के दिल में अभिनव के लिए इज्जत और दीवानगी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गई थी जहां से वापस लौटना नामुमकिन था। गाड़ी की पिछली वाली सीट पर आंचल कपूर बैठी थी। उनकी तो जैसे दुनिया ही बदल गई। वो बार बार अभिनव की वो चौड़ी पीठ देख रही थी, मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उन्होंने कल रात ही अभिनव से माफी मांग ली, वरना आज ऑक्शन हाउस में जो हॉल पूजा
सहगल का हाल हुआ, वही हाल उनका भी हो सकता था। तभी आंचल कपूर ने बहुत ही सहमी हुई इज्जतदार आवाज में खामोशी तोड़कर कहा, बेटा, बेटा, आज जो तुमने किया वो कोई इंसान नहीं कर सकता। तुमने उस चुड़ैल पूजा सहगल को पूरी दुनिया के सामने घुटनों पर ला दिया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मेरा दामाद पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। उनकी ये बात सुनकर अभिनव ने रियर व्यू मिरर में अपनी सास की तरफ देखा। एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान दी। अभिनव ने बहुत ही संजीदगी से कहा, ताकत पैसे या हथियारों से नहीं आती माँ जी। ताकत उस सच से आती है जिसके लिए आप लड़ रहे होते हैं। मेरी माँ का वो फॉर्मूला दुनिया का हक है। और पूजा सहगल ने उस तिजोरी में उसे बंद करना चाहा था। मैंने उस तिजोरी को तोड़ दिया। तभी उसकी बात सुनकर अनन्या ने अभिनव के हाथ को चूम कर कहा, मुझे तुम पर गर्व है अभिनव। आज रात तुमने दुनिया का इतिहास बदल दिया। वहीं अभिनव की आंखों में एक पल के लिए वो इंतकाम की आग वापस आई। उसने दृढ़ता से कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है अनन्या। पूजा सहगल अब T1 को दिल्ली बुलाएगी। असली महासंग्राम तो अब शुरू होगा। तभी गाड़ी वसंत विहार के उस शांत इलाके में स्थित कपूर मैंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हुई। गार्ड्स ने दरवाजे खोले। अब गार्ड्स की नजरों में अभिनव के लिए एक अलग ही खौफ और सम्मान था, क्योंकि न्यूज चैनल्स पर लाइन की तस्वीरें फ्लैश होना शुरू हो गई थी। इसके बाद गाड़ी से उतरकर तीनों अंदर दाखिल हुए। रात के 11 बज चुके थे। घर का माहौल बहुत ही शांत था। तभी अंशल कपूर ने आगे बढ़कर कहा, अभिनव, बेटा, अब कोई दिखावा नहीं, कोई ड्रामा नहीं। तुम आज उस सीढ़ियों वाले नीचे कमरे में नहीं जाओगे। मैंने नौकरों से कहकर तुम्हारा सारा सामान ऊपर अनन्या के कमरे में शिफ्ट करवाने को कह दिया है। उन्होंने इतना ही कहा कि तभी अनन्या ने अपनी माँ को टोककर कहा, रुकिए मॉम। ये कहते हुए उसने अभिनव की तरफ देखा, क्योंकि उसे पता था कि उस कमरे में अभिनव का पूरा साइबर सैटेलाइट नेटवर्क सेटअप है। और उसने अभिनव की तरफ देखकर कहा, अभिनव अपना सामान खुद निकालेंगे। उसकी ये बात सुनकर आगे से अभिनव ने मुस्कुराकर हामी भरकर कहा, जी माँ जी, वो कमरा सिर्फ एक स्टोर रूम नहीं है, वो मेरा कंट्रोल सेंटर है। उसे मैं खुद ही डीकमीशन करूंगा। अभिनव सीढ़ियों के नीचे गया। अनन्या भी उसके पीछे पीछे आई। अभिनव ने उस पुराने लकड़ी के दरवाजे को खोला। 3 साल, 3 साल तक इस सीलन भरे बिना खिड़की वाले कमरे में एक खौफनाक माफिया डॉन को अपनी पनाह में रखा था। और इसी कमरे की जमीन पर लेटकर अभिनव ने वो सारे मास्टर प्लान बनाए थे जिन्होंने आज ट्राइडेंट कार्टेल की धज्जियां उड़ा दी। अभिनव ने चारपाई के नीचे का वो बायोमेट्रिक स्टील पैनल खोला। उसने अनिका को लाइन पर लिया और अभिनव ने उससे कहा, अनिका, मैं अपना बेस शिफ्ट कर रहा हूँ। तुम इस स्टोर रूम के सर्वर का सारा डाटा अपने छतरपुर वाले बेसमेंट में ट्रांसफर कर लो और यहाँ के सिस्टम को स्लीप मोड में डाल दो। उधर से अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, कॉपी दैट लाइन, डेटा ट्रांसफर शुरू हो रहा है। बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑक्शन हाउस का जो नजारा था उसने इंटरनेट पर आग लगा दी। पूरी दुनिया सिर्फ लायन और संजीवनी की बात कर रही है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने दृढ़ता से कहा, काम पर फोकस करो अनिका। T1 जिनेवा से निकल चुका होगा। मुझे विक्रम से कहो कि कल शाम की पार्टी की तैयारी करे। हमें अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करना है और साथ ही अगली जंग की रणनीति भी बनानी है। अनिका ने तुरंत जवाब देकर कहा, हो जाएगा। ये कहते हुए उसने फोन काट दिया। इसके बाद अभिनव ने वो सारे एनक्रिप्टेड लैपटॉप, हार्ड ड्राइव्स और उसके अपने हथियार एक काले रंग के डफल बैग में पैक कर लिए। उसने चारपाई को देखा, उस अंधेरे को महसूस किया, फिर एक गहरी सांस लेकर उस कमरे की लाइट बंद कर दी। उस कमरे का मकसद अब पूरा हो चुका था। वो घर जमाई का नकाब अब हमेशा के लिए इसी कमरे में दफन हो गया था। अभिनव अपना भारी बैग लेकर बाहर आया। अनन्या दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। उसने अभिनव के हाथ में वो बैग लेने की कोशिश की, लेकिन अभिनव ने मुस्कुराकर अपना दूसरा हाथ अनन्या की कमर में डाल लिया और उसे अपने साथ लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। अभिनव ने फर्स्ट फ्लोर पर बने उस आलीशान और विशाल मास्टर बेडरूम का दरवाजा खोला। ये कमरा अनन्या का था, लेकिन आज से यह उनका कमरा हो गया था। कमरे के अंदर की मध्यम पीली रोशनी, मखमली कालीन, किंग साइज बेड और हवा में फैली लेवेंडर की वो भीनी भीनी खुशबू, सब कुछ एक बहुत ही रोमांटिक और जादुई सा एहसास दे रहा था। अभिनव ने अपना डफल बैग एक कोने में सुरक्षित जगह पर रख दिया। उसने अपनी जैकेट उतारी और टाई को ढीला किया। अनन्या ने पीछे से आकर
अपने दोनों हाथ अभिनव की चौड़ी और फौलादी कमर के चारों तरफ लपेट लिए। उसने अपना चेहरा अभिनव की पीठ पर टिका दिया। तभी अनन्या ने उससे कहा, वेलकम होम माय लायन। अनन्या की आवाज में एक ऐसा नशा, एक ऐसा सुकून और एक ऐसी दीवानगी थी जो अभिनव के पूरे शरीर की थकान को एक झटके में चूस ले गई। अभिनव पलटा और उसने अनन्या को अपनी बाहों में भर लिया। आज कोई शराब का नशा नहीं था, आज कोई घमंड या कोई झिझक नहीं थी। आज दोनों पूरे होशो हवास में थे और एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से डूब चुके थे। अभिनव ने अपना एक हाथ अनन्या के बालों में डाला और दूसरा हाथ से उसकी नाजुक कमर को पकड़कर उसे अपने और करीब खींच लिया। अभिनव ने बहुत ही गहरी और मादक आवाज में उसकी आंखों में देखकर कहा, 3 साल तक मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ एक रूखी और घमंडी बोझ की तरह देखा था अनन्या। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस पत्थर की मूरत के पीछे एक इतनी खूबसूरत, टूट कर प्यार करने वाली शेरनी जैसी औरत छिपी है। आगे से अनन्या ने अपने दोनों हाथ अभिनव के गले में डालकर उसके होठों के बिल्कुल करीब जाकर कहा, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस लायन को मैं दुनिया का सबसे कमजोर और लाचार इंसान समझती थी, वो असल में दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह निकलेगा। तुम मेरे रक्षक हो अभिनव। तुमने मुझे वो दुनिया दिखाई जो दौलत से बहुत ऊपर है। अभिनव की आंखों में एक असीम प्यार उमड़ आया। उसे अब और कोई शब्द नहीं कहे। उसने अपना चेहरा थोड़ा सा नीचे किया और अपने होठों को अनन्या के होठों पर रख दिया। एक बहुत ही कोमल लेकिन गहरा और जज्बातों से भरा किस। ये उनके प्यार की असली शुरुआत थी। उस चुंबन ने 10 साल की वो भटकन, 3 साल की वो नफरत और आज के दिन की वो खौफनाक जीत, सब कुछ पिघल कर एक हो गया। अभिनव की फौलादी बाहों में अनन्या खुद को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत मान रही थी। कमरे की खामोशी में सिर्फ उसकी सांसों की गूंज थी जो एक नई जिंदगी का गीत गा रही थी। वो रात कपूर मैंशन के इतिहास की सबसे हसीन रात थी। बाहर मौत और साजिशों का तूफान मंडरा रहा था, लेकिन उस कमरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुकम्मल इश्क अपनी मंजिल पा रहा था। अगले दिन की शाम कपूर मैंशन का नजारा किसी भी हाई प्रोफाइल सीक्रेट मीटिंग से कम नहीं था। आज रात घर पर कोई मीडिया, कोई अमीर बिजनेसमैन इनवाइटेड नहीं था। आज यहाँ सिर्फ वो लोग आने वाले थे जो लायन के असली वजीर और सेनापति थे। आज यहाँ सक्सेस पार्टी और T1 से लड़ने की अगली रणनीति बनने वाली थी। आंचल कपूर ने घर के नौकरों को पहले ही छुट्टी दे दी, क्योंकि वो जानती थी कि आज जो लोग इस घर में कदम रखेंगे वो अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े नाम हैं। उन्होंने खुद अपने हाथों से बड़े बेहतरीन खाने और महंगी शराब का इंतजार किया। रात के 8 बजते ही कपूर मैंशन के पोर्च में एक के बाद 3 आलीशान और भारी बुलेट प्रूफ गाड़ियां आकर रुकी। सबसे पहले गाड़ी से वो इंसान बाहर निकला जिसके नाम से दिल्ली का हर गली मोहल्ला कांपता था, फरहान खान द बीस्ट। अपने उसे फौलादी शरीर, माथे पर एक कट का निशान और एक रफ टफ लेदर जैकेट के साथ। दूसरी गाड़ी से एक 60 साल का बुजुर्ग इंसान बाहर आया जिसने एक बहुत ही क्लासिक सा सूट पहना था, आंखों पर चश्मा और चेहरे पर एक बहुत शातिर चमक। यह मुकेश गुप्ता द वाइट कॉलर विजार्ड था जो दुबई से सीधा दिल्ली आया था। और तीसरी गाड़ी से वो इंसान निकला जिसकी चाल में समंदर जैसी गहराई और खामोशी थी, चांद अंसारी, द घोस्ट ऑफ द डॉग्स। इन तीनों का अनब्रोकन के साथ विक्रम भी मौजूद था जो पूरी सिक्योरिटी का इंचार्ज था। और अंत में एक और गाड़ी से वो लड़की बाहर आई जो इस पूरे एम्पायर की डिजिटल आंख और कान थी, अनिका। उसने एक बहुत ही खूबसूरत सा काला गाउन पहना था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही मजबूत और प्रोफेशनल मुस्कान थी। उसने अपने दिल के उस टूटे हुए टुकड़े को इतनी सफाई से छिपा लिया कि कोई भी उसका दर्द नहीं पढ़ सकता था। अभिनव और अनन्या ने खुद दरवाजे पर आकर इन सब का स्वागत किया। जैसे ही फरहान खान ने अभिनव को देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और अपना दाया हाथ सीने पर रखकर सम्मान के साथ कहा, छोटे मालिक। आगे से अभिनव ने मुस्कुराकर उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अंदर आओ फरहान। जब मुकेश गुप्ता ने अभिनव को देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर अभिनव को गले लगाकर कहा, मेरा शेर, मेरा शेर, तुमने कल रात ऑक्शन हाउस में जो किया उसने मेरे सीने को फक्र से चौड़ा कर दिया। तुम्हारी माँ की रूह आज बड़ी खुश होगी अभिनव।
आगे से अभिनव ने बड़ी इज्जत के साथ कहा, यह आप लोगों के बिना मुमकिन नहीं था मुकेश अंकल। साद अंसारी ने अभिनव से हाथ मिलाया। तभी इन सेनापतियों की नजरें अभिनव के बगल में खड़ी अनन्या पर पड़ी। अनन्या आज किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी। उसने गहरे नीले रंग की साड़ी पहनी थी। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी। फरहान खान तुरंत आगे बढ़ा। वो खूंखार दरिंदा जो किसी के आगे नहीं झुकता था। उसने अनन्या के सामने बहुत ही अदब से अपना सिर झुकाया। फरहान ने भारी आवाज में कहा, भाभी जी, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपने हमारे लायन को 3 साल तक अपने घर में महफूज रखा। आज के बाद ये फरहान खान आपका भी गुलाम है। अगर किसी ने आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा। मुकेश गुप्ता ने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो बेटी, जो तुम्हें अभिनव जैसा पति मिला। और अभिनव खुशकिस्मत है जो जैसी तुम जैसी शेरनी मिली। अनन्या ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। उसे इस बात का गहरा एहसास हो रहा था कि ये कोई आम अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये एक परिवार है जो वफादारी और इज्जत के धागों से बंधा हुआ है। तब अनिका आगे आई। अनिका और अनन्या का ये पहला और सीधा आमना सामना था। अनन्या जानती थी कि अनिका अभिनव के सबसे करीबी हैकर और दोस्त है। उसने अनिका की वो करोड़ों की रेंज रोवर देखी थी। अनिका ने बहुत ही ग्रेसफुली अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हाय अनन्या, मैं अनिका हूँ। मैं अभिनव की टेक्निकल पार्टनर हूँ। कल रात ऑक्शन में तुम्हारा लुक और तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मजा आ गया। अनिका के चेहरे पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंट मुस्कान थी। अनन्या ने बहुत ही गर्मजोशी से अनिका का हाथ थाम कर कहा, थैंक यू अनिका। और मुझे अभिनव ने बताया कि तुम कैसे डार्क वेब से हमारी मदद कर रही हो। तुम्हारे बिना वो कुमार ग्रुप को तबाह करना मुमकिन नहीं था। उसकी ये बात सुनकर अनिका ने हल्का सा सिर हिलाया। उसने अभिनव की तरफ एक नजर डाली। अभिनव अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे। अनिका के दिल में एक बहुत गहरे कोने में हल्की सी चुभन हुई, लेकिन उसने तुरंत उस चुभन को एक खामोश मुस्कान में ढक दिया। अनिका ने मन ही मन खुद को समझा कर कहा, वो खुश है और मुझे बस यही चाहिए था। उसने अपनी भावनाओं को इस कदर कंट्रोल कर लिया कि अभिनव का तेज दिमाग भी अनिका के इस एक तरफा प्यार के दर्द को नहीं भांप पाया। सब लोग कपूर मैंशन के उस विशाल लिविंग रूम में आकर बैठ गए। आंचल कपूर ने खुद अपने हाथों से सबको महंगी स्कॉच और स्नैक्स सर्व किए। वो आज बहुत ज्यादा खुश और डरी हुई दोनों थी। तभी अभिनव ने अपना ग्लास उठाकर कहा, ये टोस्ट मेरी माँ निहारिका गुप्ता के नाम और आप सब के नाम, जिन्होंने 15 साल तक इस लायन के साम्राज्य को टूटने नहीं दिया। अभिनव की आवाज में असीम शांति थी। सबने अपने ग्लास टकराए। तभी मुकेश गुप्ता ने अपनी फाइल खोलकर कहा, लायन, कल रात के ऑक्शन के बाद दुनिया के शेयर बाजार में भूचाल आ गया है। अपेक्स लाइफ साइंसेज के शेयर 95% गिर गए हैं। पूजा सहगल की कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है और प्रोजेक्ट संजीवनी की वो 300 डोज दुनिया के टॉप हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। डॉक्टर सान्या का कहना है कि अगले 1 हफ्ते में वो 10,000 डोज और तैयार कर देंगे। उसकी यह बात सुनकर आगे से चांद अंसारी ने कहा, यह इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है छोटे मालिक। फरहान ने अपने हाथ की हड्डियां चटका कर कहा, लेकिन पूजा सहगल अभी जिंदा है। वो ऑक्शन हाउस से कैसे जिंदा बचकर निकल गई? मुझे आदेश दीजिए, मैं अभी जाकर उसे उसके होटल से घसीट कर लेकर आता हूं। तभी अभिनव ने अपना ग्लास टेबल पर रखा और बड़ी ही गंभीरता से कहा, नहीं फरहान, पूजा सहगल को मैं अपने ऑक्शन हाउस में मार सकता था, लेकिन मैंने उसे जानबूझकर जिंदा छोड़ा। वो एक चारा है। अभिनव की इस बात ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अभिनव ने कमरे में मौजूद सभी सेनापतियों की आंखों में देखकर कहा, कल रात जब मैंने पूजा सहगल को ऑक्शन हाउस में घुटनों पर लाया तो मैंने उसके कान में एक बात कही थी। मैंने उससे कहा था कि वो अपने नकाबपोश मास्टरमाइंड T1 को दिल्ली बुलाए, वो शैतान जिसने मेरी मां को गोली चलाकर मारा था। ये सुनते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मुकेश गुप्ता, फरहान और चांद अंसारी के चेहरों पर एक भयंकर खौफ और नफरत का साया मंडरा गया। T1, वो नाम अंडरवर्ल्ड में एक अभिशाप की तरह था। तभी विक्रम ने घबरा कर पूछा, T1 जेनेवा से यहां आएगा? अनिका ने अपने टैबलेट की स्क्रीन को ऑथेंटिक करके कहा, वो निकल चुका है।
मेरे हैकिंग सर्वर्स ने आज सुबह जेनेवा के एटीसी से एक सीक्रेट प्राइवेट जेट की उड़ान को डिटेक्ट किया। वो जेट सीधा दिल्ली आ रहा है। T1 आ रहा है अभिनव। आगे से अभिनव ने अपनी वो लायन वाली खौफनाक मुस्कान बिखेर कर कहा, उसे आने दो। 10 साल पहले उसने मेरे घर में घुसकर आग लगाई थी। अब वो मेरे बिछाए हुए चक्रव्यूह में घुसेगा। तभी फरहान ने अपनी बंदूक निकाल कर कहा, हमला कहाँ करना है? एयरपोर्ट पर उसे भून देते हैं मालिक। लेकिन अभिनव ने अपना हाथ उठाकर मना करके कहा, नहीं, T1 कोई आम इंसान नहीं है। वो ट्राइडेंट कार्टेल का मास्टरमाइंड है। उसके पास दुनिया के सबसे खतरनाक ब्लैक ऑप्स कमांडोज होंगे। अगर हमने एयरपोर्ट पर हमला किया तो वो बच निकलेगा। हमें उसे एक ऐसी जगह पर लाना होगा जहां से उसके भागने का कोई रास्ता न हो। उसकी ये बात सुनकर अनन्या ने फिक्र के साथ पूछा, और वो जगह कौन सी होगी? अभिनव ने एक गहरी सांस ली। अभिनव ने एक बहुत ही शातिर और मास्टरमाइंड वाली रणनीति का खुलासा करके कहा, वो जगह होगी अरावली की वो सीक्रेट लैब। T1 यहाँ सिर्फ मुझे मारने नहीं आ रहा, वो प्रोजेक्ट संजीवनी के फॉर्मूले को तबाह करने और उसे हासिल करने आ रहा है। हम पूजा सहगल के जरिए उस लैब की लोकेशन जानबूझकर लीक करेंगे। पूजा सहगल को लगेगा कि उसने हमें ढूंढ लिया है और वो T1 को लेकर उस खदान में आएगी। तभी विक्रम ने घबरा कर कहा, लेकिन लेकिन सर, वहां तो डॉक्टर सान्या और फॉर्मूला है। अगर वो पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। अभिनव ने बहुत ही चालाकी से कहा, डॉक्टर सान्या और फॉर्मूले को हम आज रात ही वहां से शिफ्ट करके एक नए और सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में ले जाएंगे। वो लैब कल सुबह पूरी तरह से खाली होगी। उसमें मशीनें होंगी, लेकिन वो मशीनें सिर्फ एक डमी होंगी। जब T1 अपनी फौज के साथ उस लैब के अंदर जमीन के 100 फीट नीचे उतरेगा तो हम ऊपर से लिफ्ट और सारे एग्जिट सील कर देंगे। वो खदान उसकी कब्र बन जाएगी। उसकी यह बात सुनकर मुकेश गुप्ता ने ताली बजाकर कहा, वाह मास्टर स्ट्रोक, एक बंद खदान में वो चूहों की तरह फंस जाएंगे। आगे से अभिनव ने अपने सेनापतियों को आदेश देकर कहा, फरहान, चांद और विक्रम, कल रात के पहले अपनी पूरी फौज को उस अरावली की खदान के चारों तरफ पहाड़ियों में छिपा दो। जब T1 अंदर जाएगा तो बाहर खड़े उसके बैकअप्स गार्ड्स का शिकार तुम लोग करोगे। कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। तब ये तीनों ने एक साथ दहाड़ कर कहा, जी छोटे मालिक। मीटिंग अब खत्म हो चुकी थी। रणनीति भी तैयार थी और सब लोग धीरे धीरे कपूर मैंशन से बाहर जाने लगे। अनिका सबसे आखिरी में थी। उसने अपना लैपटॉप बैग में रखा। अभिनव उसे छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया। अभिनव ने एक बार फिर उससे पूछा, तुम ठीक हो ना अनिका? उसे अभी भी अनिका की आंखों में एक छिपा हुआ सर्द सा दर्द महसूस हो रहा था। अनिका ने अभिनव को देखा। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि अभिनव के गले लग जाए और फूट फूट कर रोए। लेकिन उसने अपनी उस भावना को बहुत ही खूबसूरती से दबा लिया। लेकिन फिर भी अनिका ने एक सच्ची लेकिन खामोश मुस्कान के साथ कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ लायन। तुमने जो किया है उस पर मुझे बड़ा गर्व है। और तुम्हारी बीवी अनन्या, वो सच में तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। उसने आगे बढ़कर अभिनव के कंधे पर हाथ रखा। अभिनव ने मुस्कुराकर हामी भरी। अनिका मुड़ी और अपनी कार की तरफ चली गई। गाड़ी के अंदर बैठते ही अनिका की आंखों में वो आंसू छलक पड़े जो उसने इतनी देर से रोके हुए थे। अनिका ने स्टीयरिंग व्हील पर सिर रखकर सोचा, तुम्हारा प्यार शायद मेरे मुकद्दर में नहीं था अभिनव, लेकिन मेरा फर्ज हमेशा तुम्हारा साथ रहेगा। कल उस खदान में मैं तुम्हारी डिजिटल ढाल बनकर रहूंगी। मैं T1 के हर हथियार को नाकाम कर दूंगी। अनिका ने गाड़ी स्टार्ट की और रात के अंधेरे में छतरपुर की तरफ गायब हो गई। उसका यह खामोश बलिदान लायन के इस पूरे महासंग्राम की सबसे खूबसूरत और दर्दनाक कहानी बन चुका था। इधर कपूर मैंशन के दरवाजे पर खड़ा अभिनव रात के उस काले आसमान की तरफ देख रहा था। कल की रात अरावली के उन वीरान खदानों में लायन और T1 का भयंकर आमना सामना होने वाला था। 10 साल की नफरत का हिसाब अब गोलियों और खून से होने वाला था। इसी समय रात के उस भयंकर और शाह अंधेरे में जब दिल्ली की सड़कें खामोश की चादर ओढ़े सो रही थी, तभी आसमान से मौत का एक फरिश्ता जमीन की तरफ उतर रहा था। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित एक वीरान और प्राइवेट एयर स्ट्रिप पर एक जेट ब्लैक गल्फ स्ट्रीम G650 आकर रुका। इस जेट
कि टेल पर कोई नंबर या लोगो नहीं था, सिर्फ अंधेरे में चमकता हुआ एक लाल रंग का त्रिशूल बना था। यह फ्लाइट जेनेवा से आई थी और इस फ्लाइट में कोई आम इंसान नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड का वो खौफनाक और बेरहम भगवान बैठा था, जिसके नाम से दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें कांपती थी। T1। जेड की सीढ़ियां नीचे खुली। एयर स्ट्रिप्स पर पहले ही ट्राइडेंट कार्टेल के 20 हथियारों से लैस ब्लैक ऑप्स कमांडोज खड़े थे। ये वो कमांडोज थे जो सीधे T1 को रिपोर्ट करते थे। इनकी आंखों में कोई रहम नहीं था। इनके शरीर पर किसी फौलादी की तरह फौलाद बना हुआ था। सीढ़ियों से नीचे उतरने वाले कदमों की आवाज इतनी भारी थी, ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर कोई लोहे का हथौड़ा पड़ रहा हो। T1 बाहर आया। उसकी लंबाई 6 फुट 4 इंच की थी। उसने एक घुटनों तक का लंबा काला कोट, भारी लेदर ओवरकोट पहना था। उसके चेहरे पर वही खौफनाक धातु और फाइबर से बना हुआ काला नकाब, जिसके माथे पर खून के रंग जैसा लाल त्रिशूल चमक रहा था, और इस नकाब के पीछे उसकी भारी इलेक्ट्रॉनिक और रोबोटिक सांसों की आवाज आ रही थी, जो सिर्फ किसी भी इंसान का खून जमा देने के लिए काफी थी। उसकी आंखों की जगह नकाब में दो लाल रंग के लेंस थे, जो अंधेरे को चीर कर सब के सब स्कैन कर रहे थे। तभी एयर स्ट्रिप्स पर खड़े कमांडोज के लीडर ने अपना सिर झुकाकर कहा, वेलकम टू इंडिया मस्ट माइंड। आगे से T1 ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा उस काले रंग की आर्म्ड मैकबे गाड़ी के अंदर बैठ गया। गाड़ी में बैठते ही T1 ने वो भारी इलेक्ट्रॉनिक आवाज गाड़ी के अंदर गूंजी, पूजा सहगल कहाँ है? आगे से कमांडर ने तुरंत जवाब देकर कहा, वो आपको दिल्ली के एक बाहर सुरक्षित वेयरहाउस में मिलेगी सर। उन्होंने अपनी जान का खतरा बताकर शहर के अंदर रुकने से मना कर दिया था। उसकी ये बात सुनकर आगे से T1 ने एक खौफनाक फुफकार के साथ कहा, उसे जान का खतरा लाइन से नहीं, मुझसे होना चाहिए। चलो। गाड़ियों का काफिला तूफान की रफ्तार से उस सुरक्षित वेयरहाउस की तरफ दौड़ पड़ा। इसी समय उधर दिल्ली जयपुर हाईवे के पास एक वीरान और भारी सुरक्षा वाले वेयर हाउस के अंदर का माहौल किसी कब्रिस्तान जैसा था। पूजा सहगल, जो कभी अपेक्स लाइफ साइंसेज की महारानी हुआ करती थी, आज उसकी हालात एक भिखारिन से बदतर थी। कल रात ऑक्शन हाउस में लायन यानी उस खौफनाक खुलासे और प्रोजेक्ट संजीवनी के लॉन्च के बाद पूजा का अरबों का साम्राज्य राख हो चुका था। वो एक लोहे की कुर्सी पर बैठी थी। उसके बाल बिखरे थे, आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसका शरीर खौफ से थर थर कांप रहा था। तभी वेयर हाउस का भारी शटर खुला। T1 अपने कमांडोज के साथ अंदर दाखिल हुआ। उसकी भारी कदमों की आहट सुनकर पूजा सहगल ने ऐसे उछली जैसे उसे करंट लग गया हो। जब उसने T1 के उस खौफनाक नकाब और त्रिशूल को देखा तो उसके घुटने टूट गए। T1। पूजा ने रोकर आगे बढ़कर लगभग वो पैरों में गिर पड़ी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, मुझे बचा लो T1। अभिनव, वो लायन, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। उसने वो संजीवनी बांट दी है। मेरी कंपनी, मेरा रुतबा, मेरा पैसा सब खत्म हो गया। वो मुझे मार देगा। प्लीज मुझे बचा लो। T1 अपनी जगह पर बिल्कुल स्थिर खड़ा था। उसने अपने नीचे पैरों में पड़ी पूजा सहगल को एक हिकारत भरी नजर से देखा। तभी अचानक T1 ने अपना भारी लेदर के ग्लव्स पहन फौलादी हाथ उठाया और पूजा सहगल के गले को कसकर पकड़ लिया। आह! पूजा के मुंह से चीख निकल गई। T1 ने उसको एक ही झटके में जमीन पर हवा से उठाया। पूजा के पैर हवा में झूलने लगे और वो सांस लेने के लिए तड़पने लगी। तभी T1 की रोबोटिक आवाज वेयर हाउस में गूंज उठी, 10 साल पूजा, मैंने 10 साल पहले तेरे कहने पर उस निहारिका गुप्ता और विराज गुप्ता का खून किया था। मैंने तुझे वो फार्मा एम्पायर बना कर दिया। मैंने तुझे लायन ग्रुप की गद्दी दी और तूने क्या किया? तू एक 15 साल के बच्चे को नहीं मार पाई। तूने लायन को जिंदा छोड़ दिया और आज वो बच्चा मेरा साम्राज्य चलाने आ गया। आगे से पूजा ने अपनी जान की भीख मांग कर कहा, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरी सांसें, पूजा मुझे छोड़ दो। पूजा तड़प रही थी। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। आगे से T1 ने झटके से पूजा को जमीन पर फेंक दिया। पूजा खांसते हुए जमीन पर रेंगने लगी। तभी T1 ने अपनी जैकेट को ठीक किया और कहा, तू मरने के लायक है पूजा, लेकिन मैं तुझे जिंदा अभी छोड़ रहा हूं।
क्योंकि मुझे उस लायन की खो का पता चलाना है। मुझे वो सीक्रेट लैब चाहिए जहां से उसे वो 300 संजीवनी की शीशियां निकाली। अगर मैं उस लैब को और उस फॉर्मूले को बनाने वाले साइंटिस्ट को जिंदा जला दूंगा तो लायन का वो प्रोजेक्ट संजीवनी हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। बोल बोल, वो लैब कहाँ है? तभी पूजा ने खांस कर कहा, मुझे नहीं पता। वो एक भूत की तरह काम करता है। मेरे जासूस ने उसे पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन वो नहीं मिला। वो बहुत शातिर है। उसकी ये बात सुनकर T1 के नकाब के पीछे एक भयंकर सी हंसी निकली। T1 ने अपने साइबर कमांडोज की तरफ इशारे से करके कहा, अगर कुत्ता शिकार न ढूंढ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि शिकार मौजूद नहीं है। इसी के साथ T1 के कमांडोज ने वेयर हाउस में अपने मिलिट्री ग्रेड स्क्रीन और सैटेलाइट ट्रैकर्स चालू कर दिए। तभी T1 ने स्क्रीन पर देखकर कहा, हम आम पुलिस या जासूसों की तरह काम नहीं करते पूजा। लायन ने कल रात प्रोजेक्ट संजीवनी क्रायोजेनिक सूट ऑक्शन हाउस में लाया था। उस सूटकेस में लिक्विड नाइट्रोजन, एक खास तरह का केमिकल सिग्नेचर था। मेरे सर्वर पिछले 24 घंटों में दिल्ली के थर्मल और केमिकल डेटा को स्कैन कर रहे हैं। जहां से उस सूटकेस ओरिजिनेट हुआ था वो जगह छिप नहीं सकती। कुछ ही मिनटों में T1 की स्क्रीन पर एक लाल रंग का बिंदु चमकने लगा। तभी T1 के साइबर चीफ ने कहा, गॉट इट बॉस। थर्मल और केमिकल सिग्नेचर अरावली की पहाड़ियों के बीच एक पुरानी और बंद पड़ी खदान की तरफ इशारा कर रहे हैं। वहां जमीन के 100 फीट नीचे एक बहुत ही एनर्जी सोर्स काम कर रहा है। वहीं लायन की सीक्रेट लैब है। पूजा सहगल की आंखें फटी रह गई। उसने चौंक कर कहा, अरावली की खदानें? वो शहर इतना दूर छिपा बैठा है? उसकी ये बात सुनकर T1 ने उसकी तरफ मुड़कर कहा, अपने हथियारों को लोड करो। आज रात अरावली की वो खदान उस लायन और उसकी संजीवनी दोनों की कब्र बनेगी। आज मैं वो काम पूरा करूंगा जो 10 साल पहले अधूरा रह गया था। इधर T1 मौत का फरमान लेकर अरावली की तरफ निकलने की तैयारी कर रहा था और उधर अरावली की उस सीक्रेट लैब का नजारा पूरी तरह से बदल चुका था। जमीन के 100 फीट नीचे बने उस हाई टेक लैब में अब शांत और ठहरा हुआ माहौल नहीं था। वहां युद्ध स्तर का इवैक्यूएशन चल रहा था। अभिनव को इस बात का पूरा इल्म था कि कल रात ऑक्शन हाउस में T1 को खुलो चुनौती देने के बाद शैतान अपनी बिल से जरूर बाहर आएगा। अभिनव ने जो बिसात बिछाई थी उसमें ये सीक्रेट लैब T1 के लिए सिर्फ चारा थी। अभिनव ने अपनी भारी आवाज में विक्रम के कमांडोज को निर्देश देकर कहा, जल्दी करो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आज अभिनव ने अपना वही वार आर्मर पहना और उसकी आंखों में एक ऐसी सतर्कता थी जो किसी रडार से भी ज्यादा तेज थी। कांच के चैम्बर के अंदर डॉक्टर सान्या, डॉक्टर श्नाइडर और यामामोतो पागलों की तरह काम कर रहे थे। वो प्रोजेक्ट संजीवनी का मेन फॉर्मूला, सारा रिसर्च डेटा, हार्ड ड्राइव्स और सबसे जरूरी केमिकल्स को टाइटेनियम के छोटे सूटों में पैक कर रहे थे। तभी डॉक्टर सान्या ने हाँप कर बाहर आकर कहा, सर, हमने सारा डेटा और संजीवनी का बेस फॉर्मूला बैकअप ले लिया है। लैब के मेन सर्वर्स को हमने ऑटो डिस्ट्रक्ट मोड पर डाल दिया। अगर कोई दूसरा इंसान उसे एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो जलकर खाक हो जाएंगे। उसके हाथों में 2 सील पैक हार्ड ड्राइव्स थी। अभिनव ने वो हार्ड ड्राइव्स विक्रम को सौंप कर कहा, बहुत बढ़िया डॉक्टर, आप लोगों को इस लैब में एक पल के लिए रुकने की जरूरत नहीं। T1 किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकता है। वो कोई इंसान नहीं, एक खूंखार मशीन है। मैं आप तीनों को जान को खतरे में नहीं डाल सकता। तभी विक्रम ने अपनी गन को लोड करके कहा, लायर, मैंने पीछे वाली सीक्रेट टनल से 3 बुलेट प्रूफ एसयूवी गाड़ी तैयार की है। द घोष चांद अंसारी खुद अपने लड़कों के साथ वहां मौजूद है। वो तीनों डॉक्टर्स और फॉर्मूले को लेकर दिल्ली के बिल्कुल दूसरे कोने में छतरपुर हमारे सेफ हाउस में सुरक्षित पहुंचा देगा। वहां अनिका की डिजिटल सिक्योरिटी हमारी पूरी फौज मौजूद है। उसकी यह बात सुनकर अभिनव ने एक्साइटेड होकर कहा, परफेक्ट, डॉक्टर्स को तुरंत यहां से निकालो। विक्रम, लैब को डिकोई के लिए तैयार करो। उसकी यह बात सुनकर आगे से एक शैतानी मुस्कान के साथ विक्रम ने कहा, सब रेडी है छोटे मालिक। विक्रम ने अपने कमांडोज को इशारा किया। उन्होंने कुछ डमी कंप्यूटर्स को ऑन किया, बिकर्स में रंगीन पानी उबालना शुरू कर दिया ताकि लगे कि लैब में काम चल रहा है। सबसे खौफनाक बात, लैब के मेन दरवाजे, लिफ्ट के शाफ्ट और जमीन के नीचे C4 एक्सप्लोजिव्स लगा दिए। ये लैब एक आम लैब नहीं, भयंकर डेथ ट्रैप बन चुकी थी। अभिनव का प्लान बहुत सीधा था। तब T1 अपने कमांडोज के साथ संजीवनी को ढूंढने के लिए जमीन के 100 फुट नीचे इस लैब में उतरेगा तो अभिनव ऊपर से लिफ्ट ब्लॉक कर देगा और C4 का ट्रिगर दबा देगा। T1 और उसकी फौज जिंदा जमीन में दफन हो जाएंगे। इसके बाद अभिनव ने डॉक्टर्स को ऑर्डर देकर कहा,
डॉक्टर्स, आप लोग टनल की तरफ जाइए। चांद अंसारी आगे आया। उसने तीनों वैज्ञानिकों को सुरक्षा घेरे में लेकर सीक्रेट टनल की तरफ इस निकाल लिया और अभिनव और विक्रम आखिरी बार उस लैब को देख रहे थे। तभी अभिनव ने कहा, शिकार के लिए पिंजरा तैयार है विक्रम, अब हमें ऊपर जाकर इंतजार करना है। दोनों लिफ्ट में बैठे ऊपर खदान के मुहाने पर आ गए। बाहर अंधेरा था और फरहान खान अपने स्नाइपर्स के साथ पहाड़ियों पर छिपा हुआ था। सब कुछ अभिनव के मास्टर प्लान के मुताबिक चल रहा था। लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में, जहां पैसा और खौफ भगवान होते हैं, वहां सबसे खतरनाक चीज दुश्मन की तलवार नहीं, बल्कि अपनों के बीच छिपा हुआ गद्दार होता है। अरावली की पहाड़ियों की एक सुनसान चोटी पर, जहां से पूरी खदान और मेर रोड का नजारा दिखता था, फरहान खान के स्टेट आर्मी के कुछ लड़के स्नाइपर राइफल्स लेकर छिपे थे। इन लड़कों में एक लड़का था रंगा। रंगा फरहान का पुराना आदमी था, लेकिन वो शराब और जुए की बहुत बड़ा आदी था। उस पर अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे कर्जे थे। कल रात जब लायन ने ऑक्शन हाउस में तहलका मचाया, तब रंगा को समझ आ गया कि लड़ाई अब उसके बस की नहीं, उसे मौत का डर सताने लगा था। और इस डर और लालच का फायदा ट्राइडेंट कार्टेल ने उठा लिया। T1 के साइबर विंग ने दिल्ली के लोकल गैंगस्टर्स को स्कैन करके रंगा के भारी कर्जों का पता लगाया। और आज सुबह ही पूजा सहगल के सिक्योरिटी चीफ विक्टर ने रंगा को एक एनक्रिप्टेड फोन पर संपर्क किया। विक्टर ने रंगा को सीधे 5 करोड़ रुपए और विदेश भागने का लालच दिया, सिर्फ एक जानकारी के बदले। रंगा अंधेरे में अपनी पोजीशन पर लेटा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि खदान के पिछले वाले हिस्से से गुप्त टनल से 3 गाड़ियां बहुत ही शातिर और शांति से बाहर निकली, दूसरी दिशा में छतरपुर की तरफ निकल गई। रंगा ने अपने स्नाइपर स्कोप की साफ देखा कि उन गाड़ियों में चांद अंसारी के साथ तीनों सफेद कोट वाले वैज्ञानिक बैठे थे। रंगा का दिमाग तेजी से दौड़ा। उसने मन ही मन सोचा, मतलब लैब खाली हो रही है। लाइन ने लैब खाली कर दी, अंदर जो भी है वो सिर्फ एक जाल है। रंगा ने पीछे मुड़कर देखा। फरहान खान कुछ दूरी पर दूसरे लड़कों को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। रंगा चुपचाप पेट के बल लेटकर पीछे एक बड़ी सी चट्टान के पास गया। उसने कांपते हुए हाथों से अपनी जेब से वो एनक्रिप्टेड फोन निकाला जो विक्टर ने दिया था। उसने एक बटन दबाया। कॉल तुरंत रिसीव हुई और दूसरी तरफ से विक्टर की ठंडी आवाज आई, हेलो। तभी रंगा ने फुसफुसाकर पसीने से लथपथ हालात में कहा, सर मैं रंगा बोल रहा हूँ। सर मैं अरावली के खदान के पास हूँ। लायन का प्लान मुझे पता चल गया। उधर से विक्टर ने तुरंत पूछा, बोलो क्या रिपोर्ट है। इधर से रंगा ने अपनी सांस रोककर कहा, सर खदान के अंदर मत जाना, वो लैब पूरी तरह से खाली हो चुकी है। लायन ने लैब के अंदर C4 बम लगा दिए। वो आप लोगों को अंदर बंद करके जिंदा जलाना चाहता है। वो एक जाल है सर। जेनेवा से आए T1 ने साइबर बंकर में, जहां से वो अपनी आर्म्ड कार के मॉनिटर कर रहा था, ये आवाज सीधे T1 के कानों तक पहुंच गई। T1 का वो लोहे जैसा शरीर अचानक एक खौफनाक और शैतानी हलचल में आ गया। T1 ने खुद स्पीकर पर आकर अपनी उस रोबोटिक दहाड़ के साथ पूछा, डॉक्टर्स और फॉर्मूला कहाँ है। उस खौफनाक आवाज को सुनकर रंगा की पैंट लगभग गीली हो गई। उसने हकला कर कहा, सर सर वो तीनों साइंटिस्ट और संजीवनी के फॉर्मूले 3 बुलेट प्रूफ गाड़ियों में शिफ्ट किए। वो लोग छतरपुर की तरफ जा रहे हैं, लायन के मेन सेफ हाउस की तरफ, जहां वो हैकर लड़की अनिका रहती है। उसकी ये बात सुनकर उधर से T1 ने गहरी धातु जैसी हंसी हंसकर कहा, छतरपुर, तेरा पैसा तेरे अकाउंट में पहुंच जाएगा कीड़े, अब तुम वहां से भाग जा। इसी के साथ कॉल कट गई। रंगा ने चैन की सांस ली। वो चट्टान के पीछे से उठने ही वाला था। अंधेरे में एक भारी लोहे का हाथ आया और उसने रंगा के मुंह को कसकर दबा लिया। अगले ही पल एक तेज धार वाला खंजर रंगा के गले के आर पार हो गया। खून का फवारा फूटा। रंगा की आंखों में मौत का खौफ जम गया। जब उसका मुंह खुला तो उसने देखा उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बॉस फरहान खान द बीस्ट था। फरहान खान की आंखें गुस्से से भड़क रही थी। फरहान ने खंजर निकालकर रंगा की लाश को जमीन पर फेंक कर कहा, गद्दार साले, शेर की फौज में रहकर कुत्तों की मुखबरी करता है। फरहान ने तुरंत अपने चेस्ट रेडियो का बटन दबाया। फरहान पागलों की तरह चीख कर बोला, छोटे मालिक, लायन, हमारा प्लान लीक हो गया। रंगा ने गद्दारी की। उसने अभी अभी ट्राइडेंट कार्टेल को बता दिया कि लैब खाली हो गई, फॉर्मूला छतरपुर जा रहा है। अरावली के खदान के मुहाने पर खड़े अभिनव के कानों में जब फरहान की आवाज पड़ी तो उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। उसने हैरानी उसकी बात से दोहराया, प्लान लीक हो गया, T1 को सच्चाई पता चल गई।
अभिनव के फौलादी दिमाग की नसें तन गई। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में जब एक चाल उल्टी पड़ती है तो पूरी बाजी पलट जाती है। इसके बाद अभिनव ने चीख कर कहा, विक्रम, चांद अंसारी को कॉल लगाओ, अभी के अभी वो लोग खतरे में हैं। लेकिन इससे पहले कि विक्रम कॉल लगाता, तभी उधर से हाईवे पर T1 के आर्म्ड ब्लैक मैकबे अंदर अलग ही एक माइंड गेम चल रहा था। T1 ने अपने गाड़ी के अंदर मौजूद मिलिट्री गेट स्क्रीन पर देखा। तब विक्टर ने उससे कहा, सर, हम अरावली के खदान से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर हैं। लायन का प्लान हमें पता चल गया है। अब हम क्या करें? क्या हम सीधे छतरपुर के सेफ हाउस पर हमला करें जहां वो फॉर्मूला जा रहा है? T1 के नकाब के पीछे उसकी लाल आंखें एक भयंकर दरिंदगी से चमक उठी। उसने अपने लेदर की कुर्सी पर सिर टिकाया और बहुत ही धीमी खौफनाक हंसी हंसी। T1 ने अपनी रोबोटिक आवाज में कहा, हाँ, शेर को लगता है कि वो जंगल का राजा है, जब तक कि शिकारी पूरा जंगल ना जला दे। तभी पूजा सहगल, जो उसकी गाड़ी में डरे हुई बैठी थी, उसने पूछा, मतलब सर? T1 ने अपना भारी हाथ उठाकर कहा, लायन सोचता है कि वो शातिर है। अगर हम सीधे छतरपुर गए तो लायन को पता चल जाएगा कि हमने उसकी चाल समझ ली। वो वहां बैकअप बुला लेगा। हम उसे ये सोचने का मौका देंगे कि वो जीत रहा है और फिर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करेंगे। T1 ने अपने कमांडोज के साथ नए आदेश जारी करके कहा, मेरी फौज को 2 हिस्से में बांट दो विक्टर। तो अपने 10 आदमियों के साथ अरावली को उस खदान में जाएगा। तो जानबूझकर लायन के उस डिकॉय ट्रैप में फंसेगा और तुम उस खदान से बाहर से हमला करेगा ताकि लायन को लगे कि मैं T1 उस खदान में घुस रहा हूं। तो ये आगे से विक्टर ने घबरा कर कहा, लेकिन लेकिन सर, वहां तो C4 बम लगे हैं। उसकी बात सुनकर आगे से T1 ने दहाड़ कर कहा, तुझे अंदर नहीं जाना बेवकूफ, तुझे सिर्फ बाहर गोलियां चलानी है। लायन को वहीं अरावली में उलझा रखना है और इसी बीच मेरी जो असली ब्लैक ऑप्स डेथ स्क्वाड है वो मेरे साथ जाएगी। तभी विक्टर ने आगे पूछा, कहां सर? छतरपुर सेफ हाउस। आगे से T1 ने होठों के नकाब के पीछे एक शैतानी मुस्कान आई। उसने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, छतरपुर के सेफ हाउस की सुरक्षा उस विजार्ड कॉलर विजार्ड के हैकर और लड़की पर मजबूत रखी होगी। मैं उस किले में हाथ नहीं डालूंगा। मैं उस फॉर्मूले को रास्ते में ही रोकूंगा। T1 ने स्क्रीन पर उस हाईवे का नक्शा खोला जहां से चांद अंसारी का काफिला गुजर रहा था। T1 ने अपनी लाल आंखें स्क्रीन पर गड़ाकर कहा, हम चांद अंसारी के काफिले पर मिडवे एम्ब्यूश करेंगे। जिस हाईवे से वो लोग छतरपुर की तरफ जा रहे हैं वहां एक पुराना टोल प्लाजा आता है। हम वहां चांद अंसारी को घेरेंगे और मैं खुद उस फॉर्मूले और उन 3 नौ साइंटिस्ट की लाशें उसी सड़क पर बिछा दूंगा। तभी पूजा सहगल ने जहर उगल कर कहा, और कपूर मेंशन, वो अनन्या कपूर और लायन की बीवी, उसका क्या? आगे से T1 ने क्रूरता से कहा, उसे तड़पने दो। जब लायन अपने दोस्तों की लाशें सड़क पर देखेगा तब उसे समझ आएगा कि उसने किस बाप से पंगा लिया है। उसके इतना कहते ही ट्राइडेंट कार्टेल की गाड़ियों 2 हिस्से में बंट गई। रात के 12 बज चुके थे। दिल्ली का आउटर रिंग रोड आज बिल्कुल सुनसान था। धुएं ने पूरे सड़क को अपनी चपेट में ले लिया था। चांद अंसारी की 3 काले रंग की बुलेट प्रूफ एसयूवी इस सुनसान सड़क पर 120 किलोमीटर की रफ्तार की से दौड़ रही थी। बीच वाली गाड़ी में डॉक्टर सान्या स्नाइडर और यामामोतो बैठे थे, जिनके हाथों में प्रोजेक्ट संजीवनी के सील पैक सूटकेस थे। उनके चेहरों पर खौफ था, लेकिन चांद अंसारी का खामोश और फौलादी वजूद उन्हें सुरक्षा का एहसास दे रहा था। चांद अंसारी ने आगे वाली सीट पर बैठे अपने ड्राइवर से कहा, हम छतरपुर सेफ हाउस सिर्फ 15 मिनट दूरी पर हैं। ये कहते हुए उसने अपनी ऑटोमेटिक राइफल को चेक किया। तभी उसके कानों में अनिका की चीखती हुई आई, चांद अंकल, गाड़ी रोकिए, रुक जाइए वहीं। चांद की गाड़ी वहीं पर रुक गई। तभी उधर से अनिका ने घबरा कर कहा, मेरे रडार पर आपके बिल्कुल सामने थर्मल स्कैनर्स बता रहे हैं कि आपके आने वाले पुराने टोल प्लाजा पर कोई हलचल है। वो पुलिस नहीं है, वहां मिलिट्री ग्रेड जैमर्स लगे हैं, वो एम्ब्यूश है। अनिका हाँफ रही थी, लेकिन अनिका की चेतावनी बहुत देर से आई थी। जूम, अंधेरे को धुंध को चीरता हुआ एक आरपीजी रॉकेट सीधा चांद अंसारी के काफिले की सबसे आगे वाली गाड़ी से टकरा गया। एक भयंकर कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। आगे से बुलेट प्रूफ एसयूवी हवा में 10 फीट ऊपर उछली और आग के एक भयंकर गोले में तब्दील हो गई। गाड़ी में अंदर बैठे चांद के 4 बेहतरीन लड़के पलक झपकते ही राख हो गई। तभी चांद अंसारी चीख कर बोला, हमला, हमला। डॉक्टर सान्या और बाकी दोनों वैज्ञानिक डर के मारे गाड़ी के फर्श पर लेट गए।
डॉक्टर सान्या पागलों की तरह रो रही थी। धुंध के अंदर ट्राइडेंट कार्टल के 25 ब्लैक ऑप्स कमांडो काले नाइट विजन्स गोगल्स पहने निकले और उनके हाथों में मशीन गन आग उगल रही थी। गोलियों की बौछार चांद अंसारी की बीच वाली गाड़ी में बुलेट प्रूफ शीशे चटकने लगे और शीशे टूटने ही वाले थे। उन कमांडोज के बिल्कुल बीच में एक भारी परछाई चलती हुई आई। वो परछाई जिसने वो काला ओवरकोट और वो त्रिशूल वाला खौफनाक नकाब पहना था, T1। T1 खुद उस खूनी हाईवे पर खड़ा था। उसके हाथ में एक भारी मशीन गन थी। T1 के वो रोबोटिक दहाड़ उस सुनसान सड़क पर किसी परले की तरह गूंज गई। बाहर निकलो चूहो, आज ये सड़क ही तुम्हारी कब्र है। चांद अंसारी ने अपनी राइफल उठाई। वो डरने वाला इंसान नहीं था। उसने अपनी पूरी जिंदगी समंदर के माफियाओं से लड़ते हुए गुजारी थी। तभी चांद अंसारी ने चिल्लाकर कहा, ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स डाल। ये कहते हुए उसने खिड़की का थोड़ा शीशा खोलकर बाहर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन T1 की फौज बहुत ज्यादा और बड़ी खतरनाक थी। उन्होंने पीछे वाली सड़क पर भी कीलों का पट्टियां बिछा दिया था। जैसे ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की, टायर बुरी तरह से फट गई और गाड़ी बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। चांद अंसारी के बाकी बचे लड़के बाहर निकलकर गोलियां चलाने लगे, लेकिन ट्राइडेंट के कमांडोज ने उन्हें कुछ ही सेकंड में भून दिया। चांद अंसारी की गाड़ी अब पूरी तरह से गिर चुकी थी। T1 धीरे धीरे चलकर उस गाड़ी के पास आया। उसने अपनी मशीन गन से चांद अंसारी के गाड़ी के शीशे पर लगातार फायरिंग की, जब तक कि वो बुलेट प्रूफ कांच पूरी तरह से टूट नहीं गया। T1 ने अपनी लाल आंखों से गाड़ी के अंदर देखकर कहा, मुझे वो फॉर्मूला दे दो बुढ़े, तो हो सकता है कि मैं शायद इन साइंटिस्ट को बिना तड़पाए मार दूंगा। लेकिन इससे पहले कि चांद अंसारी कोई जवाब देता, डॉक्टर सान्या ने सूटकेस को कसकर गले लगाकर बीच में कहा, नहीं, हम तुम्हें ये नहीं देंगे। वहीं कांच के टुकड़ों की वजह से चांद अंसारी के चेहरे पर खून बह रहा था, लेकिन उस द घोस्ट की आंखों में कोई खौफ नहीं था। उसने अपनी पिस्टल T1 के सिर पर तान ली। चांद ने खांस कर कहा, तुम मुझे नहीं जानता शैतान। T1 ने एक झटके में चांद अंसारी का हाथ पकड़कर कहा, और तू मुझे नहीं जानता। ये कहते हुए उसने उसकी कलाई इतनी जोर से मरोड़े की हड्डी टूटने की कड़क आवाज आई। चांद के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। इसके बाद T1 ने गाड़ी का दरवाजा उखाड़ फेंका। इसी समय उधर अरावली की खदान पर अभिनव और विक्रम अपनी पोजीशंस पर खड़े थे। तभी खदान के बाहर गोलियों की आवाज गूंजने लगी। फरहान खान के रेडियो पर उसने चिल्लाकर कहा, छोटे मालिक, बाहर से हमला हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव के होठों पर एक विजयी मुस्कान आ गई। उसे लगा कि उसका प्लान कामयाब हो गया है। T1 खदान में आ गया है। इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, उसे अंदर आने दो फरहान, उसे लैब की तरफ उतरने दो, मैं ट्रिगर दबाने के लिए तैयार हूं। उसने इतना ही कहा कि अभिनव का वो सैटेलाइट फोन अचानक पागलों की तरह बजने लगा। अनिका का कॉल था। जब अभिनव ने फोन उठाया तो अनिका की रोती चीखती आवाज उसके कानों में पड़ी, जिसने लायन के पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया। अनिका फूट फूट कर रो रही थी। उसने सिसक कर कहा, अभिनव, अभिनव हमें बचाओ, वो यहाँ नहीं है, T1 खदान में नहीं है। उसने हमें बेवकूफ बना दिया। उसने अपनी फौज को बांट दिया। अरावली में जो हमला हो रहा है वो सिर्फ एक धोखा है। उसकी बात सुनकर अभिनव का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, क्या बकवास कर रही हो तुम अनिका? तो T1 कहाँ है? उधर से अनिका ने चीख कर कहा, वो हाईवे पर है। उसने चांद अंकल के काफिलों को घेर लिया। मुझे कैमरे पर लाइट फीक दिख रही है। चांद अंकल की गाड़ियां चल रही है। T1 ने उन्हें पकड़ लिया है अभिनव। वो डॉक्टर सान्या और फॉर्मूले को मार देगा। प्लीज कुछ करो। यह कहते हुए अभिनव के हाथ से फोन छूट गया। अंडरवर्ल्ड के इस सबसे बड़े और खौफनाक शतरंज में आज लायन ने T1 को एक जाल में फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन T1 ने उसी जाल को पलटकर लायन के ही गले में फंदा बना दिया। तभी अभिनव ने रंगा की वो गद्दारी याद आई। उसने अनिका से कहा, तो T1 को सब पता था। उसने जानबूझकर खदान पर हमला करवाया कि ताकि मैं यहाँ उलझा रहूं, वो असली फॉर्मूलों के बीच रास्ते में लूट ले। अभिनव के अंदर का वो इंसान, वो बेटा, वो लायन, सब एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़े। उसका पूरा गुस्सा, खौफ, नफरत से कांपने लगा। उसकी माथे की नसें फूल गई। अभिनव एक ऐसी प्रलयंकारी दहाड़ मारी कि पूरी खदान गूंज गई। उसने चीख कर कहा, विक्रम। तो विक्रम भाग कर आया और उसने पूछा, जी लायन। आगे से अभिनव पागलों की तरह अपनी एंडेवर गाड़ी की तरफ भाग कर बोला, ये खदान एक धोखा है।
T1 ने चांद चाचा पर हाईवे पर घेर लिया। फरहान से कहो कि यहाँ के गुंडों को मिनटों में खत्म करे और मुझे अभी के अभी वो हाईवे चाहिए। अगर चांद चाचा या प्रोजेक्ट संजीवनी को खरोंच भी आए तो मैं दिल्ली को शमशान बना दूंगा। अभिनव कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसने गाड़ी को फुल एक्सीलेटर दिया। टायर जोरदार आवाज के साथ धूल उड़ाकर सड़क पर दौड़े। लायन अपनी कार को 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस हाईवे पर दौड़ा रहा था। दिल्ली की वो सर्द धुंध भरी रात अब एक भयंकर दुस्वप्न में बदल चुकी थी। अरावली के खदानों से लेकर आउटर रिंग रोड के उस पुराने टोल प्लाजा तक का रास्ता आज लायन की जिंदगी का सबसे भयानक और जानलेवा रेस बन चुका था। काले रंग की फोर्ड एंडेवर का V8 इंजन पागलों की तरह दहाड़ रहा था। स्पीडोमीटर की सुई 180 किलोमीटर प्रति घंटे की आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन अभिनव को यह रफ्तार बैलगाड़ी जैसी धीमी लग रही थी। सड़क के किनारे लगे स्ट्रीट लाइट्स एक पीली लकीर की तरह पीछे छूटते जा रहे थे। गाड़ी के टायर जब सड़क के मोड़ पर घसीट कर जलती हुई रबड़ की बदबू हवा में फैल जाती, लेकिन अभिनव का पैर एक्सीलेटर से 1 मिलीमीटर भी पीछे नहीं हट रहा था। स्टीयरिंग व्हील को पकड़े अभिनव के हाथों की नसें तन गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो स्टीयरिंग को उखाड़ फेंकेगा। उसके पोरे सफेद पड़ चुकी थी। अभिनव का फौलादी दिमाग आज पहली बार भयंकर खौफ और लाचारी से कांप रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने चाल चली थी, मैंने उस T1 को फंसाने की कोशिश की, लेकिन वो शैतान मुझसे 2 कदम आगे निकला। उसने मेरी ही चाल को मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। अभिनव की बर्फीली आंखों में आज गुस्सा नहीं, एक ऐसी तड़प थी जो किसी को रुला दे। 10 साल 10 साल पहले भी वो कुछ नहीं कर पाया, और जब उस नकाबपोश T1 ने उसकी माँ निहारिका गुप्ता और उसके पापा विराज गुप्ता के सीने में गोली उतारी थी, वो बस एक कोने में छिपकर अपने पापा को मरते हुए देखता रहा था। और आज आज फिर से इतिहास खुद को दोहरा रहा था। आज फिर से वो प्रोजेक्ट संजीवनी, वो फॉर्मूला, वो डॉक्टर सान्या, उसके पिता का सबसे वफादार दोस्त चांद अंसारी उस खौफनाक T1 के रहमो करम पर थे। अभिनव ने अपने वायरलेस ईयरपीस में लगभग चीख कर कहा, अनिका, अनिका, मुझे लाइव फीड दो। वो लोग कहाँ है? चांद अंसारी की हालत क्या है? उसकी आवाज में दर्द और वो खौफ का सैलाब था जिसे अनिका ने आज तक महसूस नहीं किया था। छतरपुर के बेसमेंट में बैठी अनिका पागलों की तरह कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी और उसके चेहरे पर आंसुओं की धारा बह रही थी। अनिका ने सिसक कर कहा, अभिनव, अभिनव, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। T1 के साइबर कमांडोज ने पूरे टोल प्लाजा के इलाके में मिलिट्री गेट EMP जैमर्स ऑन कर दिए हैं। हमारे सारे कैमरे, सैटेलाइट्स, फीड्स और थर्मल स्कैनर्स ब्लैक हो चुके हैं। स्क्रीन पर सिर्फ सफेद शोर आ रहा है। मेरी चांद अंकल से कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट चुकी है। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने पूरी ताकत से गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारकर कहा, शिट, मुझे बस 5 मिनट चाहिए अनिका, सिर्फ 5 मिनट। मैं उस टोल प्लाजा पर पहुंचने ही वाला हूँ। अभिनव की आंखें लाल सुर्ख हो चुकी थी। वहीं अनिका अभी भी रो रही थी। उसने चिंता भरे स्वर में कहा, अभिनव, प्लीज, वो बहुत खतरनाक है। T1 के पास पूरी फौज है। वो वहां मौत का तांडव कर रहा है अगर तुम अकेले वहां गए। लेकिन अभिनव ने दहाड़ कर कहा, अगर मेरे सपनों को कुछ हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये कहते हुए अभिनव ने फोन का कनेक्शन काट दिया और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक लक्ष्य था, वो धुंध भरा हाईवे। लेकिन क्या वक्त लायन का साथ देने वाला था? इधर अभिनव हवा में बातें करते हुए मौत की तरफ दौड़ रहा था और उधर सुनसान टोल प्लाजा का नजारा किसी हॉरर फिल्म की से भी ज्यादा विभत्स और दिल दहला देने वाला था। सड़क के बीचों बीच चांद अंसारी की बुलेट प्रूफ SUV आग के एक खौफनाक गोले में तब्दील हो चुकी थी। RPG रॉकेट्स के हमले से गाड़ी के परखच्चे उड़ चुके थे। जलते हुए लोहे और इंसानी मांस की भयंकर बदबू धुंध के साथ मिलकर हवा को जहरीला बना रही थी। चांद अंसारी के वो 4 बेहतरीन लड़के जो उस गाड़ी में थे वो कोयले में बदल चुके थे। जमीन पर टूटे हुए कांच और खून के दलदल के बीच द घोस्ट ऑफ द डॉग्स चांद अंसारी घुटनों के बल गिरा हुआ था। चांद अंसारी के चेहरे पर खून की धार बह रही थी। उसके बाएं हाथ की कलाई, जिसे T1 ने एक ही झटके में तोड़ दिया था, वो एक अजीब से एंगल में लटकी हुई थी। लेकिन चांद अंसारी की आंखों में अभी भी वो वफादारी की आग थी जो मौत के खौफ से बहुत बड़ी थी। चांद के ठीक पीछे ट्राइडेंट कार्टेल के उन 25 खूंखार ब्लैक ऑप्स कमांडोज ने डॉक्टर सान्या, स्नाइडर्स और यामामोतो को जमीन पर मुंह के बल लिटा रखा था। कमांडोज की बंदूकें उनके सिर पर तनी हुई थी। डॉक्टर सान्या पागलों की तरह रो रही थी।
उसके हाथ में अभी भी प्रोजेक्ट संजीवनी का वो क्रायोजेनिक टाइटेनियम सूटकेस कसकर पकड़ा हुआ था। वो उस सूटकेस को ऐसे गले लगाई हुई थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे को मौत से बचा रही हो। T1 धीरे धीरे अपनी भारी फौजी जूतों के साथ चलकर डॉक्टर सान्या के पास आया। उसने नीचे झुका और अपना वो लोहे जैसा भारी हाथ डॉक्टर सान्या के बालों में डाला, जिससे डॉक्टर सान्या के मुंह से दर्दनाक चीख निकल गई। आह! T1 ने उसे बालों से पकड़कर जमीन से थोड़ा ऊपर उठाया। T1 की रोबोटिक और गूंजती हुई आवाज उस टोल प्लाजा पर मौत का फरमान की तरह गूंज गई। उसने चिल्लाकर कहा, वो सूटकेस मुझे दे दे डॉक्टर। अगर तूने एक सेकंड की देरी की तो मैं तेरे इन दोनों साथियों के सिर अभी के अभी इसी सड़क पर उड़ा दूंगा। डॉक्टर सान्या फूट फूट कर रो रही थी। उसने गिड़गिड़ा कर कहा, नहीं नहीं, प्लीज प्लीज, ये इंसानियत का भविष्य है, तुम इसे तबाह नहीं कर सकते। लायन लायन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लायन का नाम सुनते ही नकाब के पीछे एक भयंकर धातु जैसी हंसी गूंज गई। T1 ने डॉक्टर सान्या को जोर से जमीन पर पटक कर कहा, लायन, तेरा वो शेर इस वक्त अरावली के खदानों में मेरे फैलाए हुए जाल में भटक रहा है। उसे यहाँ तक पहुंचने में भी बहुत वक्त लगेगा, और जब तक वो यहाँ आएगा तब तक तुम सब राख बन चुके हो गए। T1 ने अपना पैर आगे बढ़ाया और जोर से डॉक्टर सान्या के हाथ पर मारते हुए टाइटेनिक सूट छीन लिया। सूटकेस को अपने हाथ में लेते ही T1 की आंखों में एक असीम जीत चमक आ गई। 15 साल से वो फॉर्मूला को ढूंढ रहा था। पूजा सहगल का तो सिर्फ फार्मा एम्पायर बर्बाद हुआ था, लेकिन T1 के लिए फॉर्मूला दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। T1 ने उसके सहला कर कहा, हाँ संजीवनी। तभी जमीन पर पड़े चांद अंसारी ने खांस कर खून थूक कर कहा, उसे छूना मत शैतान, वो निहारिका भाभी की अमानत है। अगर तूने उसे छुआ तो छोटे मालिक तुझे पाताल से भी ढूंढ कर मारेंगे। T1 ने सूटकेस को अपने कमांडर को सौंप दिया और मुड़कर चांद अंसारी के सामने आकर खड़ा हो गया। T1 ने अपने भारी जूतों को चांद अंसारी की छाती पर रखा और जोर से दबा दिया। चांद की पसलियां चटकने लगी और वो दर्द से चीखने लगा। अब क्या करेगा लायन? क्या लायन यहाँ आकर इन लोगों को बचा लेगा या फिर फॉर्मूला लीक हो जाएगा? जानेंगे कल के एपिसोड में। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर करें।